Hello students, today we will start your first story, Budi Kaki. It has written by मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद नवाब राय के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश जमाने के लेखक हैं। वे जमींदारी प्रथा, गुलामी प्रथा, ग्रामीण जीवन, ग्रामीण लोगों के शोषण आदि के बारे में, किसान आदि के बारे में अपनी रचना लिखते हैं। एक्चुअली वे बड़े स्वाभिमानी थे। एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इनको पूछा कि मैं जब तुम्हारे घर के सामने से गुजरा तब तुम मुझे सलाम क्यों नहीं किए। मुंशी प्रेमचंद बड़ी दृढ़ता के साथ बोले थे कि ऑफिस में आप भले मेरे नवाब हैं, लेकिन मेरे घर में मैं ही नवाब हूं। ये बड़े स्वाभिमानी थे, स्पष्टभाषी थे और अक्सर उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन एंड ग्रामीण लोगों की पीड़ा, ये सब के बारे में ज्यादातर वे लिखते हैं। तो आज पढ़ते हैं बूढ़ी काकी। ये एक बुजुर्ग महिला की कहानी है। जिस बुजुर्ग महिला को उसका बेटा और उसकी बहू सताने लगते हैं, उनको ठीक से खाना भी नहीं देते थे। अंत में बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और बहू उन्हें माफी मांगते हुए खाना खिलाती है। ये इस कहानी का सार है। तो चलो फिर शुरू करते हैं बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनः आगमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा है। तो कहा जाता है बुढ़ापा बचपन का पुनः आगमन है, अर्थात बूढ़े बच्चे जैसे ही होते हैं। बुढ़ापा आने के बाद वे लोग बच्चों की जैसा हरकत करते हैं। उनकी मानसिक स्थिति बच्चों की जैसे हो जाती है। और बूढ़ी काकी जो है, उनके पास बस एक ही रुचि बची थी, एक ही आशा थी, वो है जिह्वा स्वाद, यानी कि खाने की आशा। और वह अपने कष्ट और पीड़ा की तरफ दूसरों की दृष्टि आकर्षित करने के लिए रोने को ही माध्यम बनाई थी, जिसके द्वारा वो अपनी पीड़ा के प्रति दूसरों की दृष्टि आकर्षित करती थी, रोकर। समस्त इंद्रिय, नेत्र, हाथ, पैर जवाब दे चुके थे। उनके सभी ऑर्गन्स, आंख, पैर, हाथ, सब कुछ शिथिल पड़ गए थे, ठंडे पड़ गए थे। हाथ, पैर, आंख अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वो एक बुजुर्ग महिला है। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के प्रतिकूल करते, जैसे भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण ना होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती, तो ये रोने लगती थी। बूढ़ी काकी धरती के ऊपर पड़ी पड़ी रहती थी, चट्टान पर। घूमना फिरना बंद हो चुका था। घर वाले जब बूढ़ी काकी के विरुद्ध कुछ करते थे, जैसे कि खाना देने में विलंब होता था या फिर कम खाना देते थे या फिर बाजार से खाने की कोई वस्तु आए और बूढ़ी काकी को ना मिले, तब वो रोना शुरू कर देती थी। क्योंकि रोना ही उसके पास एक ही अस्त्र था जिसके माध्यम से वो अपने कष्ट की ओर दूसरों की दृष्टि आकर्षित करती थी। उसका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़कर रोती थी।
सिसक सिसक कर धीरे धीरे वो नहीं रोती थी, बल्कि गला फाड़ कर रोती थी, छोटे बच्चों की तरह। जैसे घर में कोई खाने की वस्तु आए बाहर से होटल से और बच्चों को ना दिया जाए तो बच्चे से लोटपोट होकर चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, बूढ़ी काकी वैसे चिल्ला चिल्ला कर ही रोती थी, धीरे धीरे सिसकती नहीं थी वो। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बूढ़ी गाय के जो पतिदेव थे, उनके हस्बैंड, वे गुजर चुके थे और बेटा भरी जवानी में दुनिया से चला गया था। अब उनका सहारा सिर्फ एक ही भतीजा था, जिस भतीजे के नाम बूढ़ी गाय के अपनी सारी संपत्ति लिख चुकी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु ये सब वादे केवल कूली डिब्बों के दलालों के दिखाए हुए शब्दबाजी थे। तो बूढ़ी गाय की संपत्ति अपने नाम करवाते समय वो जो भतीजा बहुत मीठी मीठी बोली बोली थी कि काकी तुम्हें हम ऐसे रखेंगे, तैसे रखेंगे, ये देंगे, वो देंगे, फूल में रखेंगे, बहुत कुछ। जो सारे वादे किए थे वो सारे वादे कूली डिब्बों में जो दलाल होते हैं वे जैसे कूलियों को शब्दबाग दिखाते हैं, मतलब झूठी आश्वासना जैसे देते हैं, वैसे इस भतीजे की सारी बातें भी वैसे झूठे आश्वासन जैसे ही थे जो वो बूढ़ी काकी को बोला था। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। तो वो जो संपत्ति भतीजे के नाम कर दी थी, उस संपत्ति की वार्षिक आय, ईयरली इनकम 150-200 रुपए से कम न थी उस जमाने में, प्रेमचंद के जमाने में। तो 200 रुपए वार्षिक आय होने के बावजूद बूढ़ी काकी को बड़ी मुश्किल से दिन में 2 वक्त की रोटी मिलती थी, भोजन मिलता था, वो भी बड़ी कठिनाई से। ठीक से खाना भी बूढ़ी काकी को नहीं देता था वो भतीजा। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव में सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर आंच न आए। तो बूढ़ी काकी को जो ठीक से भोजन नहीं दिया जाता था, अब ये किसकी गलती है? उनका भतीजा पंडित बुद्धिराम की गलती है या फिर पंडित बुद्धिराम की पत्नी धर्मपत्नी अर्धांगिनी रूपा की गलती है? ये तय करना मुश्किल था, क्योंकि बुद्धिराम बड़े सज्जन थे, मतलब जेंटलमैन थे। लेकिन वो जेंटलनेस तब तक ही था जब तक उनके कोष पर कोई आंच ना आए। कोष मतलब मनी ट्रेजरी। जब तक कोष पर कोई आंच ना आए तब तक वो सज्जन ही रहते थे और सज्जनता ही दिखाते थे। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खोलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन चाहत। रूपा स्वभाव में तीव्र थी, मतलब थोड़ा कड़वी थी, कड़वी बोली बोलती थी रूपा। लेकिन बूढ़ी काकी रूपा की तीव्रता जितनी नहीं खोलती थी, बुद्धिराम का जो भलमन चाहत, मतलब झूठे आश्वासन देना, आदर्श इंसान, भले मानुष, अच्छे इंसान बनने का ढोंग करना, ये ज्यादा खोलती थी। क्योंकि रूपा तो पराया लड़की थी, लेकिन भतीजा तो अपना था जो ठीक से बूढ़ी काकी को खाना भी नहीं देता था। और ये बात बूढ़ी काकी को बहुत खौलती थी। रूपा की एक विशेषता थी, कड़वी तो थी लेकिन ईश्वर से बहुत डरती थी, भगवान से बहुत डरती थी रूपा। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार के खेद होता था,
विचारते थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति ना होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। एक्चुअली बुद्धिराम जो है एक सज्जन थे, जेंटलमैन थे, और ये जो करते थे इसके ऊपर कि बुढ़ी का इतनी संपत्ति मिलने के बावजूद उसको ठीक से खाना ना देना, इस बात पर कभी कभी उनको अफसोस होता था। वो अफसोस करते थे और सोचते थे आज जो मैं भला मानुष बना बैठा हूं, एक रेस्पेक्टेड पर्सन भला बैठा हूं, उसी संपत्ति की वजह से जो बुढ़ी काकी से मिली थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था, अगर इसका सॉल्यूशन सूखी आश्वासन और रूखी सूखी सहानुभूति देकर कि जैसे काकी कैसी हो, क्या हाल है, काकी ठीक हो, सिर्फ बातों बातों में अगर काकी खुश हो जाती तो ठीक होता। लेकिन काकी को अगर खुश करना है तो सिर्फ एक ही जरिया है, काकी को खाना खिलाना, जिससे बुद्धिराम के अधिक पैसे खर्च होने का डर रहता था। जब अधिक व्यय का डर बुद्धिराम को सताने लगता था तब इनके भलमानुषपन भाड़ में चला जाता था। ये अपनी अच्छाई दिखाने में कतराते थे, क्योंकि पैसा खर्च करना है, बुढ़ी काकी को अगर खुश करना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसको खाना खिलाना पड़ेगा। यहां पे बुद्धिराम की जो अच्छे विचार जो है, ये डर उसको दबा कर रख देता था और बुद्धिराम अपना अच्छापन जो है उसको दिखाते नहीं थे बुढ़ी काकी के सामने। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बुढ़ी काकी उस समय अपना राग हड़ापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते थे। कभी कभी बुद्धिराम के घर के आंगन में कोई जेंटलमैन बैठा होगा और बुढ़ी काकी किसी कारणवश अगर जोर जोर से रोती थी, बुढ़ी काकी रोगी तो धीरे तो रोएगी नहीं, गला फाड़ कर रोएगी। अब जब जोर जोर से रोती थी तब बुद्धिराम को अपमानित महसूस हो रहा था, इंसल्टिंग फील कर रहा था। तब उन्हें घर के अंदर लेकर आते थे और बहुत जोर से बुढ़ी काकी को डांटते थे कि तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत चली जाएगी बाहर। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बुढ़ी काकी को और सताया करते थे। एक्चुअली छोटे छोटे बच्चों को बूढ़ों से बड़ा द्वेष होता है। बूढ़ों को सताने में छोटे छोटे बच्चों को बहुत मजा आता है, और खास करके अगर उन बच्चों के सामने माँ बाप उन बूढ़े बुजुर्गों के साथ अगर ऐसा व्यवहार करे तो वो बच्चे उन बूढ़ों को और भी ज्यादा सताने में मजा लेते हैं और सताते भी थे। बुद्धिराम के जो बेटे थे, कोई चुटकी काटकर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। बच्चे इनको ऐसे सताते थे जैसे कोई चुटकी काटकर भाग गया, कोई पानी कुल्ली करके झूठा पानी मुंह में डाल दिया बुढ़ी काकी का और वहां से भाग गया। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। जब बच्चे कुल्ली करके मुंह पर पानी फेंक के चले जाते थे, बूढ़ी काकी चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन एक बात प्रसिद्ध थी, जो भी सुनता था वो यही सोचता था कि काकी सिर्फ अगर रोती है तो सिर्फ खाने के लिए रोती है, तो उनके संताप, उनके आर्तनाद की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। सब लोग यही सोच के चुप हो जाते, यार बूढ़ी को खाने नहीं दिए होंगे, शायद इसलिए बूढ़ी खाने के लिए रो रही है। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण को कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था।
जब बुढ़िया की ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, जब चीख चीख कर बच्चों को गालियां देने लगती थी, तब वहां चुड़ैल रूपा आके खड़ी हो जाती थी कि बुढ़िया मेरे बच्चों को गालियां दे रही है। जैसे ही रूपा आ जाती थी, बुढ़िया की चुप, डर के मारे। अब जो जीवन रूपान मतलब जुबान रूप जो तलवार जो है उसको वो अंदर कर देती थी और चुपचाप रह जाती थी। तो चिल्लाना, चीखना, रोने से अच्छा कि चुपचाप ही रह जाओ, यही उपयुक्त था बुढ़िया के लिए कि बच्चे कुछ भी करे चुपचाप सहन कर लो और चिल्लाओ मत, चीखो मत, गाली मत दो, चुपचाप पड़ी रहो। यही बुढ़िया के लिए सही लगता था, क्योंकि अगर चिल्लाएगी, अच्छे गाली देगी तो रूपा के वहां घटनास्थल पर खड़ी हो जाती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बुढ़िया के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी शरण में उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी। तो बस यही इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। तो बुढ़िया को अगर किसी अनुराग था, प्रेम था, बुढ़िया को अगर कोई ज्यादा पसंद करता था तो वो थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली बुढ़िया किसी इसलिए प्रेम करती थी क्योंकि लाडली के जो दो भाई थे, बड़े भाई, ये दोनों बड़े शैतान थे। लाडली की मिठाइयाँ, उसके चबेने मतलब स्नैक्स ये वगैरह जबरदस्त उससे खा जाते थे। तो लाडली के रक्षागार कौन था? बुढ़िया। ये अपने चबेने मिठाइयाँ सब बुढ़िया के पास लाकर खाती थी। यद्यपि ये महंगा पड़ता था, क्योंकि जब लाडली खाने के लिए आती थी उसमें से कुछ हिस्सा बुढ़िया को भी देना पड़ता था। लेकिन भाइयों जो सब कुछ छीन कर खा जाते थे उसके भाइयों में, उससे अच्छा था कि कुछ बुढ़िया को खाने के लिए देती थी और खुद कुछ खाती थी। ये जो बुढ़िया की से लाडली को सुरक्षा मिलती थी और लाडली से बुढ़िया को कुछ खाने के लिए मिलती थी। ये दोनों भी जो संबंध जो है एक दूसरे के प्रति धीरे धीरे सहानुभूति बढ़ाती थी। इसके कारण एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बढ़ता गया और बुढ़िया को लाडली पसंद करती थी और लाडली से बुढ़िया की भी उतना ही पसंद करती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्र से गाने का रसास्वादन कर रहा था। अब घर में उत्सव चल रहा था। बुढ़िया के द्वार पर शहनाई बज रही थी, टेंट वेंट भी लगे हुए थे और गांव के बच्चों की झुंड, जो बच्चों की टीम, वहां आश्चर्य होकर सब कुछ देख रहे थे और मजा भी ले रहे थे। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुखिया लगवा रहे थे और चारपाई पर लेटकर जो मेहमान आए थे वो नाई से मुखिया लगा रहे थे और नाई मतलब बार्बर से मुखिया लगाकर उस उत्सव का आनंद चारपाई पर लेटकर ले रहे थे। गांव के जो बड़े बड़े लोग थे, मेहमान लोग, सभी खड़ा भाट बिरुदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाहवाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाहवाह का यथार्थ में वही अधिकारी है जो भाट आया था पगड़ी पहन कर और वो बिरुदावली सुना रहा था। मतलब पद कबीरदास की, तुलसीदास का, सूरदास का जो पद सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमान जो वहां पे उन पदों को जो सुन रहे थे और उसके हर पद पर
वाह वाह ही कर रहे थे, वाह 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 कर रहे थे। ये भाट उस वाहवाही से ऐसे खुश हो रहा था मानो ये सारा क्रेडिट का अधिकारी यथार्थ में वो खुद ही है, जिसके विरुद्धावली सुनकर मेहमान खुशी से वाह वाह कर रहे हैं और उछल पड़ रहे हैं। ये सोचकर भाट और भी खुश होते जा रहे थे, इतना ये लोग वाह वाह कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। कुछ वहां अंग्रेजी पढ़े लिखे शहरी बाबू लोग जो थे, जो गांव से जाकर शहर में थोड़ा बहुत पढ़कर लिखकर अंग्रेजी आधा अंग्रेजी पढ़कर जो आए थे, उनको लगता था कि यार ये लोग तो एकदम गंवार हैं, अब इनके बीच सम्मिलित होना शायद हमारे प्रेस्टीज के विरुद्ध है। शायद इन लोगों के साथ हम भी वाह वाह करेंगे, इन गंवार लोगों के साथ अगर हम मिल जाएंगे तो शायद यह हमारे स्थान के खिलाफ है। वो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे होते हैं ना गांव में कुछ लड़के होते हैं शहर में जाकर कुछ साल रहकर आ जाते हैं, फिर जनाब बिल्कुल हिंदी बोलते ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, वो भी आधा टूटा फूटा इंग्लिश बोलते हैं, है ना। वे जो थे पैंट शर्ट पहनने वाले, उनको लगता था यार ये गंवार लोगों के बीच सम्मिलित होना हमारे लिए उचित नहीं रहेगा, भाई हम थोड़ा शहरी लोग हैं। तो ये सारी बातों को बेकार मानते थे, फालतू मानते थे, और वे अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप वहां रहते थे। एक्चुअली ये जो उत्सव चल रहा था इसका एक कारण था। बुद्धिराम का जो बड़ा लड़का था उसका तिलक आया है। जैसे थ्रेडिंग सेरेमनी होता है वैसे यूपी में तिलक होता है बड़े लड़के का, घर में तिलक चल रहा था। ये उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चल रहे थे, एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। तो बड़े लड़के का तिलक आया था, घर में उत्सव चल रहा है, स्त्रियां गाना गा रही है, और रूपा जो है बुद्धिराम की पत्नी, वो मेहमानों की देखभाल करने में व्यस्त थी। इधर पूड़ियां कचौड़ियां भट्टी में बन रही है घी से, इधर मसालेदार तरकारी बन रही है, चारों ओर घी की खुशबू, मसालेदार तरकारी की खुशबू फैली हुई थी जो कि भूख बढ़ा रही थी, और घर में इधर उत्सव का तैयारी चल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उसे उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेगी। बेचारी बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में उदास होकर बैठी हुई थी, क्योंकि ये जो पूड़ियां कचौड़ियों की मसालेदार खुशबू, मसालेदार तरकारी की खुशबू, घी की खुशबू उसके मन को बेचैन कर रही थी। और ये सोचकर बूढ़ी काकी उदास हो रही थी कि शायद आज इस उत्सव में मुझे कचौड़ियां पूड़ियां खाने के लिए नहीं मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वो रोना सीखी। तो बूढ़ी काकी की शंका का एक कारण था, उससे अभी तक मेरे लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया, शायद कोई आएगा भी नहीं, शायद सभी लोग खा पी कर चले गए होंगे। स्वादिष्ट पूड़ियाँ कचौड़ियाँ, मसालेदार तरकारी, ग्रेवी तरकारी, घी, ये सब कुछ के बारे में याद करते करते बूढ़ी काकी को रोना आया। लेकिन आखिर पोते का तिलक है, शायद बूढ़ी रोएगी तो कुछ अपशकुन हो सकता है, तो अपशकुन के डर से बूढ़ी काकी रो भी नहीं पाई। आह कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है।
जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में फुंसी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। खुशबू आ रही है, मतलब वाह कैसी सुगंधी। अब मुझे कौन पूछता है, अब यहाँ तो रोटियों के लाले पड़े हैं, अब गरम गरम पूड़ियाँ कचौड़ियाँ ये सब मुझे लाकर देगा कौन, मुझे खिलाएगा कौन। ये सोचकर उसके मन में एक आहसी उठने लगी, एक दर्द सा उठने लगा। बूढ़ी गाय को रोना आ रहा था, लेकिन वो रो भी नहीं पाई, क्योंकि अगर रोएगी तो रूपा आकर शायद डांटेगी, और रूपा के डर से वो रोई भी नहीं। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर कर आता था। तो बूढ़ी काकी इन्हीं दुखदायक अवस्था में कुछ देर तक रही, लेकिन करेगी क्या। जो पूड़ियों की खुशबू, घी की खुशबू, मसालेदार तरकारी की खुशबू उसके मन को बेचैन कर रही थी। दुखी थी, लेकिन ये खुशबू जैसे ही नाक में जाती थी बूढ़ी काकी के मुंह में पानी आ रहा था। ये क्षुधावर्धक स्वाद जो है उसकी भूख को बढ़ाती जा रही, उसके मुंह में पानी आ जा रहा था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारो, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दुख दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं अता पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी ऐसी दुखदायक विचारों में डूबी रही थी। घी और मसाले की खुशबू उसके मन को बेचैन करती जा रही थी। मुंह में पानी भर भर कर आता था। पूड़ियों का स्वाद याद करके गरम गरम फुली फुली पूड़ियाँ, उसकी खुशबू, उसका स्वाद याद करके मन में गुदगुदी होने लगता था। और बूढ़ी काकी मन ही मन सोच रही थी, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। शायद घर में उत्सव चल रहा है, छोटे बच्चे यहाँ बुढ़िया के पास क्यों आएंगे, वो खेल कूद में व्यस्त है, तो लाडली बेटी के पास नहीं आई। दो बच्चे पोते दोनों रोज सताने के लिए आते हैं, लेकिन आज वो भी नहीं आए, क्योंकि बाहर बच्चों के साथ खेल में बिजी है वो लोग, बच्चे लोग, तो ये भी नहीं आए। यार कुछ पता तो चले, खुशबू इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है, अब पक क्या रहा है, बन क्या रहा है, कुछ तो पता चले। इसी उम्मीद में बूढ़ी काकी छटपटा रही थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। अब बूढ़ी काकी कल्पना में चली गई, ख्वाबों में चली गई। पूड़ियों की तस्वीर जो है उनकी आंखों में धीरे धीरे नाचने लगी। खूब लाल लाल फुली फुली नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। बूढ़ी काकी सोच रही है, पूड़ियाँ खूब फुली फुली नरम नरम होगी, और उसमें गरम गरम मसालेदार सब्जी डालकर उस फुली फुली पूड़ियों को खाने से कितना मजा आएगा। अक्सर हमको अच्छा लगता है ना फुली फुली पूड़ियों को, जैसे हम उंगली लगाते हैं उसमें से धुआं निकलता है, फिर उसमें गरम सब्जी में, मसालेदार सब्जी में पूड़ियाँ, कोमल कोमल पूड़ियाँ जब डूबो कर खाते हैं बहुत अच्छा लगता है। बूढ़ी काकी वही सोच रही थी। रूपा ने तो पेट भर के ठूसी होगी, खाई होगी, अब मुझे कौन पूछता है। कचौड़ियों से अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देती। बूढ़ी काकी सोच रही है, अजवाइन इलायची कचौड़ी में डाला गया होगा, क्रिस्पी होगा, स्नैकी होगा। उन कचौड़ियों को तरकारी में डुबो डुबो खाने में मजा ही कुछ और है। अरे एक पूड़ी तो हाथ में मिलती, शायद देखती कम से कम कैसे बनी है, कोई दे तो सही, लेकिन देगा कौन। क्यों ना चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। आप बूढ़ी काकी का जो इंतजार है उसका बांध टूट गया। पेशेंस, धैर्य टूटता जा रहा था। अब बूढ़ी काकी सोची, यार क्यों ना चलकर कढ़ाई के पास ही चली जाऊं,
देखूं कैसे लाल लाल पूड़ियाँ बनी हैं, कैसे कचौड़ी स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बनी हैं, मसालेदार तरकारी कैसे बनती है, घी खुशबू कैसी आती है। अब और कंट्रोल नहीं होता, अब बुढ़ी क्या आउट ऑफ कंट्रोल होगी। सोची कि भट्टी के पास ही चली जाओ। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होगी, कढ़ाई से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इसलिए हम अक्सर बाजार से फूल लाते हैं। कुछ फूल ताजा रहते हैं तो कुछ फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन जब बागान में बैठकर फूलों का मजा लेते हैं, झूले पे बैठे होंगे, फूल खिले होंगे, सूरज डूबता होगा, चांद डूबता होगा, ठंडी हवा का झोंका बालों को उड़ाकर ले जाती होगी और तितलियां उड़ती होगी, पंछी गाते होंगे और उस ठंडी हवा में झूले के ऊपर झूलते होंगे और फूलों की खुशबू नाक को छूकर गुजर जाती होगी। वो मजा ही कुछ और है। ठीक उसी तरह पूड़ियां बाद में ही बुढ़ी गाय खा सकती है, लेकिन कढ़ाई के पास बैठी होगी, ताजी ताजी पूड़ियां कढ़ाई से छन छन कर निकलती होगी, कोमल कोमल पूड़ियां, उसमें मसालेदार गरम गरम तरकारी सब्जी डाली जाएगी, फिर उसको वहीं पे स्मूथ पूड़ियों को खाएगी, तो उसका मजा कुछ और ही है। तो बुढ़ी गाय यही सोची कि भट्टी के पास ही चली जाऊं, कढ़ाई के पास बैठ के ताजा ताजा फूली फूली कोमल कोमल पूड़ियां मसालेदार तरकारी के साथ खाऊंगी तो मजा आ जाएगा। आप बुढ़ी गाय आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। इसीलिए इस प्रकार निर्णय करके बुढ़ी गाय की अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट में उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। तो बुढ़ी क्या की, सोची कि ताजा ताजा गरम गरम फूली फूली पूड़ियां खाऊंगी। ये सोचकर अकड़ू बैठकर घुटनों के बल पर घसीटते 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 आंगन के पास आई। आंगन से उतरकर भट्टी के पास चली गई। कढ़ा के पास चली तो गई, लेकिन वहां जाकर ना पूड़ियां मांग सकी, ना पूड़ियां निकाल सकी, ना उसे किसी ने पूड़ियों के लिए पूछा तक। कढ़ाई के पास तो चली गई, लेकिन कढ़ाई के पास जाने के बाद बूढ़ी काकी को उतना ही धैर्य हुआ जितना धैर्य एक भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख में बैठने में होता है। जैसे भूखा कुत्ता मुंह से लाल टपकाते हुए खाने वाले के सम्मुख उसके प्लेट को देखकर बैठता है, बूढ़ी काकी वैसे ही मुंह में पानी भरकर सिर्फ कढ़ा के सामने देखती हुई बैठ गई उन पूड़ियों को, लेकिन ना मांग सकी, ना निकाल सकी, ना किसी ने उसको दिया। ये चुपचाप से देख रही थी। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। रूपा एकदम पूरी बिजी थी। मेहमान लोग आए हैं, घर में भीड़ भाड़ है, सबको देखभाल करना है, किसी को क्या चाहिए सबको देना है, ये सब में रूपा एकदम बिजी थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में जाती, कभी कढ़ाई के पास जाती तो कभी भंडार में जाती, कभी इस कोठे में कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास, कभी भट्टी के पास, कभी भंडार के पास, मतलब जहां पे खाना स्टोर किया जाता है वहां शायद कोई चुरा ना ले, यहां वहां भाग रही थी रूपा। किसी ने बाहर से आकर कहा कि महाराज ठंडे मांग रहे। उस वक्त रूपा जब बिजी थी तब किसी ने बाहर से आकर बोला कि महाराज जी जो है भाट जो है वो ठंडे ही मांग रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मांग रहे हैं। ठंडे देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा कि भाट आया है। तब किसी और ने आकर कहा कि भाट आया है, कुछ दे दो उसको, पैसा दे दो, भाट चला जाएगा। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है। अब भाट के लिए सीधा निकाल रही थी, पैसा निकाल रही थी, तब किसी और ब्राह्मण ने आकर पूछा क्या भोजन के लिए कितना समय बाकी है, जरा ढोल मादल तो रख लूं इस बीच में। वो पूछा। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी।
झुंझलती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर भी ना पाती थी। तो अकेली औरतें यहां वहां, भट्टी में, भंडार घर में, मेहमानों के पास, हर जगह भागती थी, कूदती थी, चिढ़ती थी, लेकिन क्रोध जो है, गुस्सा जो है, प्रकट नहीं कर पा रही थी। डर था जो मेहमान लोग आए हैं कहीं वे बुरा ना मान जाए। भय होता कहीं पड़ोसियों ने यह ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। अगर चिढ़ गई तो जो पड़ोसी आए हैं मेहमान बनकर, शायद वो ये सोच ले इतने में उबल पड़ी, चिढ़ गई। अगर चिढ़ना ही था तो बुलाई क्यों? शायद पड़ोसी ने ये सोच ले, ये सोचकर रूपा चिड़ी भी नहीं। प्यास से कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश ना था कि जरा पानी पी ले या जरा पंखा लेकर पंखा कर ले। इधर गला सूखे जा रहा है, शरीर पानी पानी हो रहा है पसीने से, लेकिन रूपा के पास इतना अवकाश भी नहीं था कि थोड़ा पानी पीकर प्यास बुझा ले या थोड़ा पंखा चलाकर पसीना सुखा दे। बहुत बिजी थी रूपा। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। और एक बात भी इनको खटक रहा था मन में, गांव में आप लोग देखोगे अगर किसी घर में भोजी होती है, लूट मार बहुत करते हैं लोग। पूरा बैग लेकर आते हैं, उसके अंदर पूड़ियां कचौड़ियां तो भर के भी ले जाए। अब ये भी मन को खटक रहा था, अगर भट्टी से दूर गई तो शायद कहीं लूट मार ना हो जाए, पूड़ियां कचौड़े चुरा के लोग ना ले जाए, तो भट्टी के पास भी जाना पड़ता था बार बार। इस अवस्था में उसने बूढ़ी कैकी को कढ़ाई के पास बैठी देखा तो जल गई। जब रूपा इतनी व्यस्त थी, ऐसे समय उसने बूढ़ी कैकी को कढ़ाई के पास बैठती हुई जब देख ली, आग बबूला हो गई, पूरी तरह जल गई रूपा। क्रोध ना रुक सका। अब बूढ़ी को देखकर इतना गुस्सा आया, रूपा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ये भी सोची नहीं कि अड़ोस पड़ोस बैठे हैं, आजू बाजू की स्त्रियां बैठे हैं, पुरुष लोग बैठे हैं, अगर यहां गुस्सा करी तो वो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। इतना गुस्सा हो गई वो, उसे बुद्धि भ्रष्ट हो गया। इतना भी नहीं सोची कि अगर यहां गाली करेगी बुढ़िया को, बूढ़ी काकी को, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अपना होश खो चुकी थी। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, इसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी। तो जैसे मेंढक फ्रॉग केंचुए पर झपट कर उसको पकड़ लेता है, उसी तरह रूपा गुस्से में बूढ़ी काकी के ऊपर झपट पड़ी और कस के उसको पकड़ ली बूढ़ी काकी को। फिर दोनों हाथ से झटक कर बोली, बूढ़ी काकी को जोर से दोनों हाथ से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट या भाड़, बुढ़िया तेरा वो पेट की भाड़ है, ऐसे पेट में आग लग जाए। थोड़ी देर इंतजार नहीं कर पा रही थी। कोठी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। बोला मेहमान लोग अब तक खाए नहीं, भगवान को भोग लगा नहीं, और तुम्हारा इतना भी पेशेंस नहीं, धैर्य नहीं, क्या क्या टपक गई सीधा कढ़ाई के पास आकर छाती पर सवार होगी। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती फिरती। वह बोली जल जाए ऐसी जीव है, इतना ठूसती है दिन भर बुढ़िया, और दिन भर ना ठूसती ना, पता नहीं किस किस की हांडी में मुंह डालती फिरती। आगे डायन की तरह बैठ गई सीधा छाती पर कढ़ाई के पास। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती होगी, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। गांव वाले देखेंगे तो ये कहेंगे ना बुढ़िया को शायद ये लोग खाना नहीं देते होंगे, तभी तो भूख के मारे बुढ़िया यहां वहां मुंह डालती फिरती है, मुंह बाएं फिरती है। ये सोचेंगे ना दिन भर ठूसती रहती है बुढ़िया, लेकिन फिर भी अगर कढ़ाई के पास बैठ गई, गांव लोग यही सोचेंगे ना कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती हूं, इसके कारण तुम यहां वहां मुंह बाएं फिरती रहती हो। डाय न मरे न मांझा छोड़े,
नाम बेचने पर तुली है, लगी है। अरे डायन बुढ़िया, ना तू मरती है ना हमारा पीछा छोड़ती है, नाम बेचने पर लगी है, हमारा बदनाम करने पर लगी है बुढ़िया। इतने सारे मेहमान बैठे हैं, आगे से कड़ाई के पास बैठ गई, अब तेरी वजह से हमारी बदनामी होगी, ना कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है। तो ये बुढ़िया ना हमारे नाक कटवा के ही रहेगी, दिन भर ठूसती रहती है। पता नहीं उस पेट में, पेट एक ही हंडा है, पता उस पेट में कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती है तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। भलाई चाहती हो, सीधा चुपचाप एक कोठरी में बैठी रहो। मेहमान के बाद जब घर के लोग पूछेंगे ना, खाएंगे, तब तुम्हें भी मिलेगी। तुम कोई देवी थोड़ी हो कि किसी को मुंह में पानी ना जाए और तुम्हारी पूजा हो जाए। जाके चुपचाप बैठी रहो, भला चाहती हो चुपचाप बैठी रहो। भिखारी की तरह कड़ाई के पास सवार होगी खाने के लिए बुढ़िया, इतना ठूसती है। पता नहीं वो पेट की भांड है, सब कुछ उसमें भस्म हो जाता है। अब एक बात आप लोग सोचो, चाहे भूख कितनी क्यों ना हो, जब ऐसे कठोर शब्द किसी के मुंह से हम सुनते हैं तो भूख वहीं के वहीं मिट जाती है। खाने की जो इच्छा वहीं खत्म हो जाती है। जब कोई ये कहता कि डायन हो, जीभ जल जाए, पेट में आग लग जाए, भिखारिन की तरह बैठ गई, नाक कटवाने पर लगी है, ऐसी ऐसी जो कठोर बातें सुनकर किसी की भी भूख मिट जाएगी। बूढ़ी का सिर उठाए, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। इतनी कठोर बातें सुनकर बूढ़ी का न रोई न कुछ बोली, चुपचाप सिर उठाई, रूपा की ओर देखी। जैसे रेंगती रेंगती घसीटती घसीटती आई थी, वैसे घसीटती घसीटती फिर कोठरी के अंदर जाकर चुपचाप बैठ गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार इसी ओर आकर्षित हो गए। रूपा की आवाज इतनी कठोर थी, इतनी कठोर थी, हार्ड थी कि बुढ़िया के विचार, सोच, ज्ञान सब कुछ रूपा की इन बातों पर केंद्रित हो चुके थे। बुढ़िया के खाने के बारे में भूल चुकी थी। रूपा की कठोर बातें बुढ़िया को चुभ रही थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था कि कुछ बोल सके या गला फाड़ कर रो सके। इसलिए बुढ़िया चुपचाप कोठरी में जाकर फिर घसीटते घसीटते कोठरी में जाकर बैठ गई थी। नदी में जब कागार का कोई वृक्ष खंड कट कर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। तो नदी में जब बहुत बड़े पेड़ का खंड टुकड़ा बीच में जब गिरता है, चारों ओर का पानी उसी जगह को फिर से भरने के लिए उछल कर आता है। उसी तरह बुढ़िया के अंदर जो मसालेदार तरकारी, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ खाने की जो सारी इच्छाएं थी, वो सारी इच्छाएं गायब हो गई थी। उसके दिमाग, दिल, इच्छा, सोच, सपना सब कुछ रूपा की उन कठोर बातों के ऊपर केंद्रित हो चुके थे। उन्हीं बातों की ओर सारी सोच खींच कर आ चुकी थी। मतलब बूढ़ी गाय को पूड़ियां नहीं मिली। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। भोजन तैयार हो गया, पतले बिछ गए, आंगन में मेहमान खाने लगे। स्त्रियां ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया, और जो गीत वाली औरतें आई थी उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था।
मेहमानों में नाई और सेवकगण भी उसी मंडली में थे साथ, किंतु कुछ हटकर भोजन में बैठे थे। मेहमानों में जो नाई और सेवकगण जो आए थे उसी मंडली में बैठे थे, लेकिन थोड़ी दूर में, क्योंकि गांव में ये रिवाज है जो सेवक नाई ये छोटी जात के लोग जो है उनके साथ मिलकर नहीं बैठ सकते। उस मंडली में बैठ सकते लेकिन उनके पास नहीं बैठ सकते, इसलिए वो थोड़ा दूर में जाकर बैठे थे। परंतु सभ्यता अनुसार तब तक जब तक कि सब खा न चुके होंगे कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे वे सेवकों के दीर्घार पर झुंझला रहे थे। गांव में एक रिवाज है, भले ही वो सेवकगण हो या नाई जो भी हो, जब तक सब लोग ना खा चुके होंगे तब तक वहां से कोई भी नहीं उठ सकता। तो उस मंडली में गांव के जो कुछ भद्र व्यक्ति बैठे थे, सम्मानीय लोग जो बैठे थे, ये जो सेवकगण और नाई जो बैठे थे इनकी दीर्घार पर थोड़ा धुंधला, दीर्घार मतलब ज्यादा खाना। नाई सेवकगण जो छोटे लोग होते हैं थोड़ा ज्यादा खाते हैं, इनके माउंटेन ऑफ राइस, लेक ऑफ दाल, ओशन ऑफ करी, पत्ते भर का चावल और एक पत्ते में सब्जी, दाल पूरा चावल भर देंगे दाल। ये इतना इतना खाते ना, खाना तो नहीं बोलते, ठूस ना बोलते उसको, जो इतना इतना खाते थे। इस पर ये बड़े बड़े थोड़ा सम्मानीय लोग थोड़ा धुंधला रहे थे, यार ये लोग खाने के लिए जीते, जीने के लिए खाते हैं या फिर खाने के लिए जीते हैं। इस बात को उनका अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। ये सब लोग जब तक नहीं खाएंगे तब तक उठना नहीं है, इस परंपरा को वो जो बड़े बड़े लोग जो है थोड़ा बेकार मान रहे थे। अब देखने की बात यह है कि मेहमान सब खाने के बाद बूढ़ी का आखिर में पूड़ियां मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन बूढ़ी क्या की उसी दुख के साथ उदास होकर अपनी कोठरी में इंतजार करे कि शायद कोई पूड़ियां लेकर आएगा, कोई पूड़ियां उसको देगा और वो पूड़ियां खाएगा। देखने की बात यह है कि बुढ़िया को पूड़ियां मिलती है या नहीं। तो बाकी कहानी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम चिल्ड्रन, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।